गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, children. Okay, so last time कल हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ acoustic मटेरियल्स कौन से होते हैं एंड उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं एंड टुडे we'll see कि ऑडिटोरियम या कोई बड़ा हॉल कैसे डिज़ाइन किया जाता है हम उसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. सो फॉर एन ऑडिटोरियम और हॉल ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जो हमें अचीव करनी होती हैं या फॉलो करनी होती हैं सो दैट उसका अकूस्टिक्स अच्छे हों. ऑडिटोरियम में क्या होता है पहले ये मुझे बताओ व्हाट इज एन ऑडिटोरियम और सिमिलर फंक्शन का हॉल. Ma'am, it is a huge space which encloses a number of people. एंड वहाँ पे होता क्या है पर्पस क्या होता है ऑडिटोरियम का. Ma'am, activities or performances are basically being performed. Right. So auditorium is basically a congregation space जहाँ पे लोग मिलते हैं and they listen to or watch a performance. और a hall similar function का hall can be a cinema hall or any kind of a large space जहाँ पे हम लोग ऑडियंस इकट्ठा होती है. देयर इज फोकस ऑन सम परफॉर्मेंस या कोई मूवी या समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द एपेक्स एट द टॉप एंड ऑफ दैट हॉल एंड उसमें इम्पोर्टेंस क्या होती है वो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है जैसे हम लोग घर में भी
pay attention to comfort. Commercial spaces में भी pay attention to circulation and services. So auditorium या similar halls में क्या चीज़ें important होती हैं? Anybody? ऑडिटोरियम का पर्पस क्या होता है? वहाँ पे हम परफॉर्मेंसेस देखते हैं, हम कोई भी परफॉर्मेंस या विजुअल आर्ट या परफॉर्मेंस आर्ट विटनेस कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो परफॉर्मेंस हो रही है वो हमें सही से दिखाई दे, और जो आवाज़ है हमें सही से सुनाई दे, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So for that हमें कुछ conditions होती हैं that we need to keep in mind so that we can design a good auditorium. In a good auditorium या in an auditorium hall, उसके अच्छे acoustics के लिए there are 5 basic conditions जो हमें ध्यान में रखनी होती है. First is कि जो initial sound है वो उसकी intensity या उसकी loudness adequate होनी चाहिए. Meaning जो initial sound क्या होती है? Direct sound. राइट, दो तरह की आवाज थी, वन वाज डायरेक्ट एंड वन वाज इनडायरेक्ट. डायरेक्ट वाज कि जो सोर्स से ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंचे, एंड इनडायरेक्ट वाज कि उस जो टकरा के एब्जॉर्ब होके रिफ्लेक्ट होके आवाज पहुंच रही है. सो जो डायरेक्ट साउंड है, मीनिंग जो इनिशियल साउंड है, शुड बी ऑफ इनफ इंटेंसिटी, या उसकी आवाज इतनी लाउड होनी चाहिए, उस आवाज की लाउडनेस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जो स्पीकर से निकल के आवाज ऑडियंस तक परफेक्टली क्लियरली पहुंचे. सो ये तो बहुत ही ऑब्वियस ही चीज है, क्योंकि अगर हम इतने बड़े ऑडिटोरियम में देख रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी विल नीड स्पीकर्स या कोई एम्प्लीफिकेशन का सिस्टम, सो दैट जो आवाज़ है परफॉर्मर की या परफॉर्मेंस की, वो ऑडियंस तक आराम से पहुंच पाए. सो यू नीड सम काइंड ऑफ साउंड एम्प्लीफिकेशन सिस्टम, सो दैट इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे भी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे, जितनी क्लियरली सबसे आगे बैठे लोगों को सुनाई देगी. सेकेंड पॉइंट इज कि जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है वो इवनली स्प्रेड आउट होनी चाहिए ओवर द एंटायर ऑडियंस. मीनिंग जितना स्पेस इज बीइंग कवर्ड बाय द ऑडियंस. फॉर एग्जाम्पल, इस ऑडिटोरियम में ये जो सीट्स हैं, ये जितने भी एरिया को कवर कर रही हैं, आगे से पीछे तक, साइड टू साइड, उतने स्पेस में the sound should be spread evenly. and अगर ये नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? echoes form होती है, हमें डबल आवाज, ट्रिपल आवाज सुनाई देगी. क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि 7 to 8 मीटर्स या उससे ज़्यादा की जब डिस्टेंस होती है, तो आवाज़ टकरा के अलग अलग सर्फेसेस से अलग अलग डिस्टेंस पे पहुंचती है, मीनिंग अलग अलग टाइम पे. सो जब हमारी ओरिजिनल आवाज़ हमें सुनाई देती है, उसके बाद हमें रिफ्लेक्टेड आवाज़ सुनाई देती है, तब एको होता है. सो अगर
अगर ऐसा हुआ तो कोई ऐसी स्पेसेस होंगी जहाँ पे आवाज़ डायरेक्टली नहीं पहुँच रही है, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आवाज़ पहुँचेगी एंड हमें आवाज़ सही से नहीं सुनाई देगी, एको फॉर्म होगा, डिफेक्ट्स होंगे। देन थर्ड कंडीशन इज जो इनिशियल साउंड है इट शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी डिस्टिंक्ट। मीनिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जो डायरेक्टली आवाज़ सुनाई दे रही है वो मम्बल्ड है। ये कब होता है? जैसे मीटिंग में, अभी मीटिंग में आई एम स्पीकिंग तो उसके कुछ सेकंड बाद तक आपको आवाज़ सुनाई देती है, तो इफ somebody else starts speaking तो वो ओवरलैप होने लगता है। तो इस तरह से अगर हमारी इनिशियल साउंड जो है जो स्पीकर से निकल रही है वो क्लियर नहीं है एंड डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब अलग अलग आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं, तो वो डिसऑर्डर्ड सुनाई देगी, मतलब ओवरलैप होते हुए हमें सुनाई देगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो इनिशियल आवाज़ है, डायरेक्ट आवाज़ है, वो क्लियर हो एंड डिस्टिंक्ट हो। देन फोर्थ पॉइंट इज कि अगर ऐसा ऑडिटोरियम या हॉल म्यूजिक या उससे रिलेटेड परफॉर्मेंसेस के लिए यूज होना है, तो जो इनिशियल या डायरेक्ट साउंड है वो ऑडियंस तक सेम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी से पहुंचनी चाहिए। मीनिंग जो इंटेंसिटी है उसमें लॉस नहीं होना चाहिए फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर। जहाँ से आवाज़ निकल रही है और जहाँ ऑडियंस बैठी है वहाँ तक उसकी इंटेंसिटी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए एंड उसकी फ्रीक्वेंसी में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज जो एक्सपीरियंस है ऑफ द म्यूजिक वो खराब हो जाएगा, क्योंकि हमें वो सॉन्ग्स या म्यूजिक उतने अच्छे से सुनाई देगा ही नहीं जितना वो इंटेंडेड है। ओके, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड लास्ट कंडीशन जो है that is all undesired sound should be reduced to such an extent that it will not interfere with the normal hearing of music or speech. Undesired sound क्या होती है? अगर लोग बात कर रहे हैं या ऑडिटोरियम के बाहर शोर हो रहा है या सड़क है तो ट्रैफिक का नॉइज, ऑल दीज नॉइजेस आर अनडिजायर्ड। अगर हम कोई परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, कोई मूवी देखना चाह रहे हैं एंड हमें बाहर का शोर या लोगों की बात करने का शोर सुनाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट डिजायर्ड। सो ऑल सच साउंड्स which will cause disturbance to the main performance, movie, music, whatever, should be reduced to such an extent कि वो normal जो म्यूजिक है या स्पीच है, जो भी परफॉर्मेंस है, उससे इंटरफियर ना करे। एंड ऐसी अनडिजायर्ड आवाज, मीनिंग ऐसी अनवांटेड आवाज है, उस ऑडिटोरियम के अंदर से भी आ सकती है, बाहर से भी आ सकती है। लाइक आई सेड, फॉर एग्जांपल इफ इट इज क्लासिकल परफॉर्मेंस फॉर स्कूल किड्स, राइट, तो छोटे बच्चों को तो मजा नहीं आएगा, सो दे विल स्टार्ट टॉकिंग। या इवन इन मूवी थिएटर समटाइम्स यू नो पीपल स्टार्ट टॉकिंग, चैटिंग एंड वो डिस्टर्ब होता है। दिस इट कॉजेस डिस्टर्बेंस इन द ओरिजिनल द पर्पस of that performance or the whatever that is happening, या बाहर से भी शोर आ सकता है। तो all these noises जो unwanted है, they should be reduced to such an extent कि वो interfere ना करें with the main purpose of the event. So ये हमारी 5 conditions थी for so that किसी ऑडिटोरियम में हॉल में acoustics की साउंड क्वालिटी अच्छी हो। इसमें कोई डाउट है? कोई ऐसा पॉइंट जो इसमें डाउट हो? Ma'am.
नो मैम। No, ma'am. मैम ओके। मैम हाँ ये शिवम। मैम हाँ शिवम बोलो। मैम ये ऑडिटोरियम को मैम किस तरह डिजाइन करते हैं कि मैम आवाज़ जो हम लोगों को डबल डबल नहीं सुनाई पड़ती मैम, जैसे टकराती है, रिफ्लेक्शन नहीं होती मैम। मतलब आप क्या पूछ रहे हो कि ऑडिटोरियम ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि हमें डबल आवाज ना नहीं सुनाई नहीं दे? नो मैम, डिजाइन मैम, मैम डिजाइन मैम क्या मैम, मैम मैम किस तरह डिजाइन होता है जो आवाज़ मैम डबल डबल नहीं सुनाई पड़ती है मैम, जैसे कि टकरा आवाज़, जैसे आवाज़ तो टकराती है। यही पॉइंट्स हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। सो हम लोगों ने ये चीज़ तो ढूंढ ली कि हमें क्या क्या पॉइंट्स चाहिए सो दैट वो डिज़ाइन अच्छी हो। तो वो अचीव कैसे करेंगे, वो हम बनाएंगे कैसे, वो आप देखते हैं। सो कुछ कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं सो दैट हम इसके पहले जो पॉइंट्स पढ़े वो हम सेटिस्फाई कर पाए इन आर डिज़ाइन। तो व्हेन वी आर डिजाइनिंग तो हमें ये 5 चीजों पे ध्यान देना होता है। और इन 5 चीजों में क्या चीजें होती हैं दैट वी विल सी। सो व्हेन डिजाइनिंग एन ऑडिटोरियम और अ हॉल, देयर आर दीज 5 थिंग्स जो हमें कंसिडर करनी होती हैं फॉर इट टू बी अ गुड acoustic design. First is volume. Volume as in आवाज की वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। स्पेस की वॉल्यूम, उसका 3D स्पेस इतना होना चाहिए कि जो भी साउंड की इंटेंसिटी है, मीनिंग किस इंटेंसिटी की साउंड हो डेवलप होगी उस स्पेस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कॉन्सर्ट कोई कॉन्सर्ट हॉल डिजाइन कर रहे हैं, कॉन्सर्ट हॉल्स आर एसेंशियली ऑडिटोरियम्स राइट, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं फॉर कॉन्सर्ट्स, फॉर म्यूजिक। तो इस केस में हमारी जो इंटेंसिटी है म्यूजिक की वो बहुत ज़्यादा होगी। सो हमें अपनी स्पेस की वॉल्यूम भी ज़्यादा रखनी है सो दैट वो जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा लाउडनेस की, इट कैन स्प्रेड इवनली पूरे स्पेस में। क्योंकि अगर स्पेस बहुत छोटा है और उसमें आवाज़ बहुत तेज़ है तो वो पहली बात तो इट विल बी अनकंफर्टेबल फॉर द पीपल, फॉर द ऑडियंस राइट। जब किसी आप किसी अम, छोटे से मैरिज हॉल में होते हो एंड बहुत ज़्यादा तेज डीजे या म्यूजिक बज रहा होता है तो इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल, आपको वो वाइब्रेशन फील होता है इन योर चेस्ट एंड इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, वो नहीं होना चाहिए। सो अगर हमें पता है कि वे डिज़ाइनिंग फॉर समथिंग जहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होने वाली है, इंटेंस होने वाली है, तो वी शुड कीप द स्पेस लार्जर सो दैट वो इवनली स्प्रेड आउट हो। एंड क्यों क्या होने लगता है कि जब बहुत छोटी स्पेस में बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ होती है तो हम लोगों की बॉडी वॉल एवरीथिंग एब्जॉर्ब्स साउंड एनर्जी, वो तो पता ही है राइट। वो तो फर्स्ट पॉइंट था कि दैट एवरी ऑब्जेक्ट जो रूम में होगा दैट विल एब्जॉर्ब द साउंड एनर्जी बिकॉज दैट इज व्हाट हैपेंस, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड जब वो किसी चीज से टकराती है तो। सो व्हेन अगर आवाज नॉर्मल वॉल्यूम में सुनाई दे रही है तो हमारे कानों तक जब वो पहुंचेगी तो हमारे कान इनर ईयर में जो भी मेम्ब्रेन्स होती है दे विल वाइब्रेट बिकॉज दे एब्जॉर्ब दैट एनर्जी एंड हमें वो आवाज सुनाई देगी। बट अगर इतनी ज्यादा आवाज है कि इट्स मोर देन इनफ फॉर आवर ईयर्स, हमारी पूरी बॉडी इतना ज्यादा इंटेंसली एक्सपीरियंस करती है वो उस आवाज को कि हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है। दैट
इज व्हाट हैपेंस जब वो फील होने लगती है आवाज, एंड दैट इज नॉट गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज आप एंजॉय नहीं कर पाओगे उस आवाज को, इट बिकम्स टू मच। सो इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आवाज स्प्रेड आउट हो पूरे में इवनली, पर इतनी भी ज्यादा वॉल्यूम नहीं होनी चाहिए स्पेस की कि जो इंटेंसिटी है आवाज की वो सफिशिएंट नहीं हो और आवाज खो जाए, मीनिंग पीछे तक आवाज नहीं पहुंची या पीछे तक बहुत लो इंटेंसिटी में आवाज पहुंची। सो इट शुड बी प्रोपोर्शनल। अगर हमें बहुत लो इंटेंसिटी, जैसे हमें कोई लेक्चर हॉल डिजाइन करना है, राइट, लेक्चर हॉल में अगर 200 सीटिंग है तो यू विल नीड इनफ स्पेस, उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं देना होगा क्योंकि उस लेक्चर हॉल में आप क्या होगा, लोग कोई बोलेगा या बहुत ओकेजनली थोड़ा बहुत म्यूजिक प्ले होगा, बट इट्स मोस्टली फॉर स्पीकर्स। आप कि कोई बोल रहा होगा स्टेज पे एंड यू विल बी लिसनिंग, तो आप उसकी स्पेस को थोड़ा छोटा कर सकते हो, उसकी वॉल्यूम को थोड़ा छोटा कर सकते हो, सो दैट जो वीक साउंड्स होती हैं स्पीच की या ऑल दोस थिंग्स वो लास्ट पर्सन तक पहुंच पाए इवनली, जो भी चाहे कितनी दूर बैठे हो चाहे कितनी पास बैठे हो। सो हम डिसाइड कैसे करेंगे, हाउ वुड वी नो कि क्या होगा? ज्यादा होनी चाहिए, दैट मेक सेंस कि अगर ज्यादा तेज आवाज होगी तो यू नीड बिगर स्पेस, बट हाउ बिगर स्पेस, कितनी छोटी कितनी बड़ी? सो टू डिसाइड दैट आपको किसी एग्जिस्टिंग ऑडिटोरियम की डिटेल स्टडी करनी होगी कि कोई एग्जिस्टिंग ऑडिटोरियम है, यू फिगर आउट कि वहाँ पे किस टाइप के इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे अगर स्पीचेस होती हैं या परफॉर्मेंसेस होती हैं, एंड अगर परफॉर्मेंस होती है तो कितनी लाउड आवाज़ होती है एट द मैक्स, एंड वहाँ पे कितनी सीटिंग है और उसकी हाइट स्पेस विड्थ वॉल्यूम कितनी है। जो फ्लोर एरिया होगा ऑडिटोरियम का, इंक्लूडिंग द passages, circulation spaces, जो पूरे मीनिंग नॉट जस्ट द पार्ट जहाँ पे सीट्स रखी हुई हैं, ऑल्सो उसके आजू बाजू जो चलने की जगह होती है एंड स्टेज होता है, स्टेज और सीट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, द एंटायर फ्लोर स्पेस ऑफ दैट ऑडिटोरियम शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 0.6 मीटर स्क्वायर टू 0.9 मीटर स्क्वायर पर पर्सन। सो अगर हम 200 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम डिजाइन कर रहे हैं, सो तो कंसिडरिंग कि हम 0.6, अगर सपोज 200 सीटिंग कैपेसिटी का लेक्चर हॉल है जहाँ पे थोड़ी वीक आवाज होगी, उतनी लाउड इंटेंसिटी की आवाज नहीं होगी, सो वी कैन गो फॉर अ 0.6 मीटर स्क्वायर पर पर्सन फ्लोर एरिया। जी, मीनिंग तो उसका क्या मतलब है, 200 इंटू 0.6 मीटर्स पर स्क्वायर, सॉरी 0.meters, so 0.6 into 200 would be, let's say 0.6 into 200, वन 120 स्क्वायर मीटर्स। तो हमारे पूरे लेक्चर हॉल का एरिया जो है, इंक्लूडिंग द स्टेज, इंक्लूडिंग द पैसेजेस, एवरीथिंग शुड बी 120 स्क्वायर मीटर्स। एंड वॉल्यूम के लिए यू नीड एरिया इनटू हाइट। तो हम हाइट कैसे पता करेंगे? द हाइट ऑफ द हॉल इज डिसाइडेड बाय कंसिडरिंग वेंटिलेशन, presence or absence of balcony, and type of performance. So average height जो होती है वो 6 मीटर
स्मॉल हॉल्स के लिए हो सकती है, बड़े हॉल्स या ऑडिटोरियम्स के लिए 7.5 to 8 मीटर्स हो सकती है। एंड जो सीलिंग है वो फ्लैट हो सकती है, बट ऑल्सो आई मीन इट कैन बी फ्लैट बट फॉर डिजायर्ड इफेक्ट, लाइक जो इफेक्ट है कि वी कैन परफेक्टली हियर द साउंड एकदम लास्ट में भी, तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा स्लोपिंग हो सकता है, जैसे कि उसकी राइट, सो हमारे जो ऑडिटोरियम हॉल की हाइट है दैट कैन बी 6 मीटर्स टू 7.5 मीटर्स। छोटे हॉल्स जैसे लेक्चर्स हॉल है उसके लिए 6 मीटर्स, एंड जो बड़े हॉल्स हैं उसके लिए 7। राइट, सो सीलिंग फ्लैट हो सकती है, सीलिंग फ्लैट हो सकती है, एंड अगर चाहें तो उसको थोड़ा स्लोप दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सीटिंग होती है, जहाँ सीट्स होती हैं वो आपको पता है कि वो स्लोपिंग होती है, स्टेज की तरफ नीचे जाती हुई होती है, तो अगर सीलिंग भी वैसी ही होगी तो हमारी आवाज अच्छे से स्प्रेड आउट होगी, सो वी विल गेट गुड अकॉस्टिक्स। सो फॉर गुड acoustic डिजाइन हम लोग का जो शेप है, जो वॉल्यूम है ऑफ द ऑडिटोरियम, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द it should be proportional to the intensity of the sound, और वो intensity या वो चीज स्टडी करने के लिए we have to study other auditorium, जैसे केस स्टडी करते हैं उस तरह से। देन कुछ गाइडलाइंस होती हैं दैट वी कैन फॉलो, जैसे कि पर पर्सन अगर हमारी जो जो भी सीटिंग कैपेसिटी है अगर 1000 है तो पर पर्सन 0.6 या 0.9 मीटर स्क्वायर एरिया डेडिकेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ कॉन्सर्ट हॉल, तो यू कैन टेक 0.9 square meters, and 1000 के अकॉर्डिंग इट विल बी 900 900 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आपका होना चाहिए ऑडिटोरियम का इंक्लूडिंग एवरीथिंग। देन उसकी हाइट कैन, छोटे रूम्स के लिए इट कैन बी 6 मीटर्स, एंड फॉर लार्जर हॉल्स इट कैन बी 7.5 या 8 मीटर्स। देन कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, जो सपोज सिनेमा हॉल्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होती है पर पर्सन, वी टेक इट एज 4 to 5 क्यूबिक मीटर पर पर्सन। तो अगर 100 लोगों का 100 सीटर सॉरी 100 सीट्स वाला सिनेमा हॉल है, तो उसका टोटल वॉल्यूम विल बी कितना होगा बताओ? अगर मैम रिपीट कर। देयर इज मैम अगर सिनेमा 3000 हॉल to 4000। अगर सिनेमा हॉल है एंड उसके कंसिडर किया जाता है कि 4 to 5 मीटर क्यूब पर पर्सन वॉल्यूम होनी चाहिए, एंड अगर 1000 लोग आएंगे उसमें, तो हमारा एरिया कितना, वॉल्यूम कितनी हो जानी चाहिए?
मैम 400 थ्री पर थ्री मीटर। राइट, 400 नहीं बेटा, अब 4 मीटर क्यूब पर पर्सन है, तो 1 पर्सन के लिए 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए, तो 100 लोगों के लिए कितनी चाहिए होगी? 400। नो मैम, आप 1000 बताया था आपने। हाँ, 1000 है तो भी 3000 का है, 4000 है, राइट। यस मैम, यस मैम। वैसे ही म्यूजिक हॉल्स या कॉन्सर्ट हॉल्स में भी 4 क्यूबिक मीटर टू 5.5 क्यूबिक मीटर होता है, बिकॉज इट हैज मोर इंटेंसिटी, उसमें साउंड ज्यादा इंटेंस होती है। देन जो लेक्चर हॉल्स होते हैं, पब्लिक लेक्चर हॉल्स, वहां पे वॉल्यूम कैन बी 3.5 टू 4.5 क्यूबिक मीटर पर पर्सन। बट इवन दो ये गाइडलाइंस दी हैं, इट इज ऑलवेज गुड कि आप एक बार सिमिलर पर्पस वाला, सिमिलर कैपेसिटी का ऑडिटोरियम स्टडी कर लो। गो एंड स्टडी इट बिफोर यू स्टार्ट डिजाइनिंग, राइट, so that you can figure out कि उन्होंने क्या सही किया है। You can use that in your design. You can see कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, तो you can fix that in your design. Okay, so next point is shape. Shape is very important for any auditorium, for किसी भी ऑडिटोरियम या हॉल के acoustic डिजाइन के लिए, क्योंकि जो भी पार्ट्स फॉलो होते हैं फॉर अ साउंड, दे आर इम्पोर्टेंट। वो हम लोगों ने देखा ही ऑलरेडी कि डायरेक्ट साउंड कैसे ट्रैवल करती है एंड इनडायरेक्ट साउंड कितनी बार रिफ्लेक्ट होती है, उससे फर्क पड़ता है कि हमें साउंड की क्वालिटी कैसी सुनाई देगी एंड वेदर देयर विल बी एको और रिवर्ब। So, जो पाथ फॉलो होता है बाय द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स, नॉट द डायरेक्ट बट द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स, उनको ट्रेस किया जाता है, मतलब उन्हें ड्रॉ किया जाता है। एंड उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है साउंड वेव्स का, अगर कहीं पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है एक जगह, वो नोट किया जाता है। लाइक ये ऑडिटोरियम है, राइट, तो इसमें दिस इज द स्टेज एंड नो, दिस इज द स्टेज, लेफ्ट साइड पे स्टेज है एंड दिस इज द सीटिंग। तो यहाँ से स्टेज से साउंड कितनी बार रिफ्लेक्ट होके वहां पे आएगी, वो नोट किया जाता है। अगर कई रिफ्लेक्टेड वेव्स
एक जगह इकट्ठा हो रही होती है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रही होती है, तो उसको नोट करके उसे फिक्स किया जाता है। इस वजह से जो कॉन्केव वॉल्स होती हैं, कॉन्केव मतलब क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। हम्म? Ma'am, reflecting surface is towards the inward. मतलब inward side is the reflecting surface. It doesn't have to be reflective, but कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अंदर की तरफ कर्व होता है उसे कॉन्केव बोलते हैं, एंड जो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ कर्व होता है उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। राइट, तो जैसे जैसे ये है, अंदर की तरफ कर्व होता है वो पार्ट जो होता है वो कॉन्केव होता है, अगर बाहर हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्केव कर्व हम लोग अवॉइड करते हैं किसी ऑडिटोरियम में, क्योंकि दे आर नॉट गुड फॉर अकोस्टिक पर्पसेस, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट करती हैं आवाज को। अब जैसे ये ये सरफेस है, अगर यहाँ पे साउंड टकरा रही है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इनवर्ड्स, तो समवेयर यहाँ पे उसका सारा रिफ्लेक्टेड नॉइज यहाँ पे कन्वर्ज होगी, एंड वी डोंट वांट दैट। वी डोंट वांट कि कोई भी रिफ्लेक्टेड साउंड एक जगह इकट्ठा हो, क्योंकि उसकी वजह से ये रिवर्ब होगा एंड एको की प्रॉब्लम आएगी, एंड इंटेंसिटी इवन नहीं रहेगी पूरे ऑडिटोरियम में। कहीं पे ज़्यादा लाउड रिफ्लेक्टेड आवाज की वजह से बहुत लाउडली एंड बहुत देर तक सुनाई देगी आवाज, एंड कहीं पे बहुत कम सुनाई देगी। We don't want that. We want कि पूरे ऑडिटोरियम में पूरे स्पेस इसमें इवनली आवाज की इंटेंसिटी सुनाई दे। कॉन्केव वॉल्स इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं इन ऑडिटोरियम, इस ऑडिटोरियम में सबसे बेस्ट क्या होता है, इवन बेटर देन कॉन्केव और प्लेन वॉल्स, इट्स बेस्ट टू यूज कॉन्वेक्स वॉल्स, क्योंकि वो जो एको की पॉसिबिलिटी है वो कम कर देती है, क्योंकि लाइक यहाँ पे दिस इज द कॉन्वेक्स, राइट, तो इसमें अगर आवाज रिफ्लेक्ट होगी तो इट विल रिफ्लेक्टेड टू द कॉर्नर्स, सो उससे क्या होता है, उससे एको की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, आवाज रिफ्लेक्ट होके सेम पॉइंट पे नहीं होती है, इट गेट्स स्प्रेड आउट इवनली। So convex walls are best for auditoriums. Plain walls are okay, average, and सबसे problematic concave walls होती हैं, like this. Now अगर fan shaped floor plan होता है, जैसे कि इसमें है, fan shaped का क्या मतलब होता है, यहाँ से पास में हो and then it spreads out बाहर की तरफ,
राइट, वी के शेप में, जैसे कि होता है नॉर्मल ऑडिटोरियम्स में। फैन शेप फ्लोर प्लान्स से बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि क्योंकि हमें क्योंकि आवाज जैसे जैसे सोर्स से दूर होता जा रहा है, हमारे पीछे की सीट्स दूर होती हैं, वैसे ही जो एरिया है, जो विड्थ है स्पेस की, वो बढ़ रही है। तो आवाज रिफ्लेक्ट होके एक ही जगह पे नहीं आएगी, विल गेट स्प्रेड आउट। क्योंकि आवाज जब भी निकलती है, ऐसा नहीं होता है कि साउंड वेव जब सोर्स से निकली तो वो एक ही डायरेक्शन में चलती जाएगी, वो स्प्रेड आउट होती है। क्योंकि क्या होता है, आवाज आवाज जब कोई भी मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होते हैं तो वो अपने आसपास वालों को डिस्टर्ब करते हैं, तो मतलब वो चारों तरफ वालों को डिस्टर्ब करेंगे, फिर वो अपने चारों तरफ वालों को, तो वो बाहर की तरफ बढ़ती जाती है। आवाज स्प्रेड, वॉइस साउंड स्प्रेड्स आउट इन अ फैन लाइक वे। तो अगर हमारा स्पेस भी फैन की तरह बढ़ेगा पीछे की तरफ, तो आवाज इवनली स्प्रेड आउट होगी। ऐसा नहीं होगा कि पीछे की तरफ जाके आवाज रिफ्लेक्ट होने लगी, टकराने लगी। बट फैंस वाला शेप देने के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अपनी वॉल का जो एंगल है, दिस एंगल, अगर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएं, तो एंगल बिटवीन दैट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वॉल शुड नॉट बी मोर देन 10 डिग्रीज। मतलब ये जो एंगल है बिटवीन दिस बैक वॉल एंड द वॉल beside it, इनका एंगल 100 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मीनिंग या तो 90 डिग्री हुई तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो फैन शेप इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि दिस एंगल एक्सीड्स 100 डिग्रीज। सो उस ये जो शेप होती है, दिस गिव्स द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ साउंड। And for taking pictures, मीनिंग अगर हम कुछ, सपोज कोई ऑडिटोरियम है जहाँ पे कोई परफॉर्मेंस कर रहा है एंड आई वांट टू टेक अ फोटोग्राफ और अ वीडियो ऑफ इट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे फोन तक जो आवाज आ रही है वो डिलेड आ रही है। मतलब हमने वीडियो में जो बनाया उसमें जो मूवमेंट है, जो आवाज है या लिप्स मूव हो रहे हैं, वो अलग मूव हो रहे हैं हमारे फोन तक, जबकि हम तक आवाज आ पा रही है वो देर से आ रही है। सो देयर विल बी अ पैरालैक्स बिटवीन द ऑडियो एंड द वीडियो, वो नहीं होना चाहिए। तो लिप सिंक, लिप मूवमेंट एंड साउंड शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, स्पेशली इन थिएटर्स एंड ऑडिटोरियम्स, जहाँ पे हम जो एक्टर्स हैं या जो परफॉर्मेंस हो रही है स्टेज पे, उनकी फेशियल फीचर्स क्लियरली नहीं देख पाते क्योंकि हम स्टेज से बहुत दूर हैं। वहाँ पे इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर सपोज किसी एलईडी स्क्रीन पे उसको दिखाया जा रहा है एट द सेम टाइम, जो होता है नॉर्मली, उसमें ऐसा ना हो कि हम देख कुछ रहे हैं उसकी आवाज़ डिलेड आ रही है, लैग नहीं होना चाहिए। सो टू सेटिस्फाई दिस, टू मेक श्योर कि ये प्रॉब्लम ना हो, हम लोगों को जो लास्ट सीट है, मीनिंग दिस सीट ओवर हियर, दिस लास्ट सीट शुड नॉट बी more than 23 meters away from the screen or the stage. Okay, कोई doubt? No, ma'am. Okay. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so that is um, about the shape and volume. हमें जो ध्यान देना होता है of the about the shape and volume of our space.
अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, विच इज साउंड एब्जॉर्प्शन। Adequate absorbing surfaces should be provided in the hall to control reverberation. मीनिंग हम रिवर्बरेशन या एको क्यों होता है? क्योंकि आवाज रिफ्लेक्ट होती है, आवाज रिफ्लेक्ट होती है, जो लिसनर है उसके पास डायरेक्ट आवाज भी पहुंचती है, इनडायरेक्ट आवाज भी पहुंचती है, जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था इन दिस, राइट। इसमें भी सॉ कि कैसे डायरेक्ट आवाज तो पहुंचती है लिसनर तक, बट रिफ्लेक्टेड आवाज भी पहुंचती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि साउंड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी एंड जो ड्यूरेशन है आवाज सुनने का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें डायरेक्टली भी आवाज आ रही है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड, फिर दोबारा रिफ्लेक्टेड, फिर दोबारा रिफ्लेक्टेड, सो ड्यूरेशन बढ़ेगा एंड समटाइम्स ओवरलैप भी हो जाता है। एंड जो साउंड डायरेक्शन है, हमें दिशा भ्रम होने लगता है कि हमें आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है, ऐसा लगता है कि कहीं और से आवाज आ रही है। सो टू अवॉइड दैट, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? रिफ्लेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसे फिक्स कैसे करेंगे? हम रिफ्लेक्शन नहीं होने देंगे। आवाज रिफ्लेक्ट कैसे नहीं होगी? अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साउंड एब्जॉर्प्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन आवर ऑडिटोरियम्स या हॉल्स। Ma'am, what will provide? Sound absorption materials. Oh. So So acoustic design of an auditorium will be incomplete अगर हम उसमें कोई ऐसा साउंड एब्जॉर्बिंग सर्फेस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो। सो अगेन ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करने के पहले हमें बहुत केयरफुली स्टडी करना होता है कि सिमिलर स्पेसेस में क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है एंड वो कितनी इफेक्टिव है। तो अगर हम साउंड एब्जॉर्बिंग सर्फेस प्रोवाइड करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। हमने क्या किया है, यहाँ पे
वो दिख रहा है कि अगर ये फैन शेप है, पहली बात तो अगर ये फैन शेप है तो हमारी आवाज रिफ्लेक्ट होके इवनली डिफरेंट स्पेसेस पे पहुंचेगी, तो दैट विल क्रिएट अ नाइस इफेक्ट साउंड का, इंस्टेड ऑफ इट कन्वर्जिंग। अगर वो सीधा होता तो वो इक्वली कन्वर्ज होने लगता। देन ये जो डार्क पोर्शन है दैट इज साउंड एब्जॉर्बिंग सरफेस, राइट, एंड ये सोर्स है आवाज का। सो जहाँ वो सर्फेसेस जहाँ पे आवाज सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, उन्हें ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि वो साउंड को डिस्ट्रीब्यूट करें। सो हमने फैन शेप तो दे दिया सो दैट साउंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। देन क्योंकि ये वॉल्स सबसे ज्यादा प्रोन है टू कॉज रिफ्लेक्शन, एंड देन वो एरियाज जहाँ पे ऐसा ऐसी इस तरह से साउंड रिफ्लेक्ट होगी कि उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगे, वहां पे हम एब्जॉर्बिंग मटेरियल दे देंगे, जैसे कि पीछे वाला पार्ट जैसे इसमें दिखाया हुआ है। क्योंकि रेयर वॉल्स या जो बैल्कनी की पैरापेट वॉल होती है या जो कॉनकेव सर्विसेज होते हैं, अगर ये राउंडेड होता लाइक सो, इस तरह से राउंडेड होता, तो हमें साउंड रिफ्लेक्ट होने से प्रॉब्लम होने लगती है। अब जैसे सपोज यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्ट होके साउंड पीछे तक पहुंच रही है, विच इज गुड, वी वांट दैट सो दैट आवाज प्रॉपर इंटेंसिटी में पीछे तक आए। पर अब यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होने लगेगी फ्रॉम द बैक वॉल्स तो रिवर्ट होने लगेगा, बिकॉज वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से आवाज बार बार सुनाई देगी, रेको होगा, ये प्रॉब्लम होगी। सो वी वांट टू अवॉइड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो हम जहाँ एक बार टकरा रही है दोबारा जहाँ टकरा रही है वहां पे हम एब्जॉर्बिंग मटेरियल दे देंगे, तो वहां से साउंड फिर और आगे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। And बाकी का sound absorbing material should be properly distributed on the remaining surfaces, meaning maximum जो साउंड एब्जॉर्प्शन हमें देना है वो रियर वॉल्स पे देना है, पीछे वाली वॉल्स पे देना है, बाकी के एरियाज में हम लोग इवनली उसे स्प्रेड आउट कर सकते हैं, एंड इट कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन द बैक वॉल्स। ओके, एनी डाउट्स? Yes, ma'am. No, ma'am. नो मैम। यस मैम कि नो मैम? डाउट्स है या नहीं है? नो मैम। No, ma'am. Okay, so move on. Let's move on to the next point. Site selection. Site selection मतलब हमें ऑडिटोरियम कहाँ बनाना चाहिए, मीनिंग हम ऑडिटोरियम किस प्लॉट पे बना रहे हैं, किस जगह पे बना रहे हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स नेबरहुड। सबसे पहली चीज हमें जो ध्यान में देनी है दैट इज नॉइज पोल्यूशन। हमें ऐसी जगह पे ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ नॉइज पोल्यूशन ना होता हो या कम होता हो। मतलब हमें सपोज अगर कोई स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पे हमें ऐसी जगह बनाना चाहिए अपना ऑडिटोरियम जो मेन रोड से दूर हो, सो दैट हमारा जो ट्रैफिक नॉइज है वो ऑडिटोरियम के अंदर डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। पहली बात तो ये हो गई, दिस वाज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग। एंड अगर साइट ऐसी जगह पे जहाँ पे यू कांट फाइंड अ क्वाइट एरिया जहाँ पे ट्रैफिक नॉइज ना हो, तो हमें ऐसे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे अपने डिजाइन में कि बाहर का जो नॉइज पोल्यूशन है वो अंदर तक ना आए, एंड दैट विल बी अ लिटिल एक्सपेंसिव क्योंकि वी विल नीड टू यूज materials like acoustic tiles or something like that बाहर की वॉल्स, मतलब वॉल्स के एक्सटर्नल फेसेस पे भी, सो दैट वो आवाज अंदर तक ना आए, सो दैट विल ऐड टू योर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एंड ऐसे ऑडिटोरियम्स जहाँ पे एयर कंडीशनिंग नहीं है
एंड डोर्स एंड विंडोज की ज़रूरत है, मतलब हम एसीज नहीं दे रहे हैं, सो हमें वेंटिलेशन के लिए डोर विंडो देने पड़ेंगे, तो और वो भी ओपन रखने पड़ेंगे ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस। तो ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जो बाहर की आवाज़ है वो अंदर कम से कम आए। जैसे कि लेक्चर हॉल्स होते हैं, अब हम उन्हें कॉन्स्टेंटली एयर कंडीशन नहीं करना चाह रहे हैं, सो वी विल नीड कि जब क्लास चल रही हो, जब लेक्चर चल रहा हो, तो उसके डोर्स एंड विंडोज खुले रहें। तो ऐसी जगह पे बनाना चाहिए, उनका ओरिएंटेशन ऐसे होना चाहिए सो दैट जो उनके ओपन डोर्स या विंडोज हैं वो शोर की तरफ ना हो, वी कैन मिनिमाइज द नॉइज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। एंड डिपेंडिंग कि सराउंडिंग एरिया में जो नॉइज का लेवल है वो कितना है, हमें स्ट्रक्चरल डिजाइन और उसका ओरिएंटेशन और लेआउट, ये सारी चीज़ों पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। एंड ये हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो बैकग्राउंड नॉइज लेवल है, मतलब जो आसपास का शोर है, वो 40 डेसिबल्स या 45 डेसिबल्स से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए इनसाइड द हॉल। यस मैम। ऑलराइट, फिर है लास्ट पॉइंट, सीट्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। सीट्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट इज ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम कहाँ पे बैठ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमें आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है। एंड सीट्स ऐसे अरेंज होनी चाहिए कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनी हो, जैसे कि नॉर्मली होता है। इसमें इसमें एज यू कैन सी, यहाँ पे we have seats और हर row is arranged in an arc kind of a shape, but these all seats are arranged in a concentric circle, मतलब in सब you know what a concentric circle is, right? कंसेंट्रिक सर्कल ऐसा मल्टीपल सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है एंड रेडियस ज्यादा होता है या कम होता है, सो दो सर्कल्स आर कंसेंट्रिक। इन सब सीट्स का, इन रोज का सेंटर सेम है एंड सिर्फ रेडियस बढ़ रहा है, एंड जिस सेंटर से ये रोज के सर्कल्स बने हैं वो इस वॉल के यहाँ जो स्टेज का सेंटर है उससे बहुत 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 पीछे होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ ऐसे बिल्कुल गोल, सॉरी यू कांट सी दैट पर्सन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये स्टेज है तो हमारा सीट्स ऐसे बिल्कुल गोल लगी हुई हैं, दैट इज नॉट फीजिबल। हमारे ये जो सर्कल्स हैं, जो आर्क हैं, इनका सेंटर शुड बी फार अवे, फार बिहाइंड दिस। ये अगर हमारा कर्टन है तो उसकी बहुत 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 पीछे होना चाहिए, मीनिंग हमारे ये सर्कल्स का रेडियस बहुत बड़ा होगा। एंड जो फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं फॉर सीट एंड सीटिंग अरेंजमेंट आर, फर्स्ट इज अरेंजमेंट।
हमारी सीट्स का अरेंजमेंट ऐसे होना चाहिए कि वो स्टैगर्ड हो साइडवेज जी, मीनिंग अब इसमें इफ यू कैन सी तो हमारी ये सीट्स इन दोनों के बीच में पीछे वाली है, फिर इन दोनों के बीच में पीछे है, दे आर नॉट स्टेप बैक टू बैक, मतलब इसके एग्जैक्टली पीछे नहीं है, वो भी स्प्रेड आउट हो रही हैं, दे आर स्टैगर्ड, राइट? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके, तो जो सीट्स हैं ऑडिटोरियम की दे शुड बी स्टैगर्ड, वो एक के पीछे एक नहीं रखी होनी चाहिए, वो थोड़ा साइडवेज इधर उधर पीछे वाली सीट्स होनी चाहिए इन रिलेशन टू द फ्रंट सीट्स, सो दैट जो किसी भी रो में अगर कोई ऑडियंस मेंबर बैठा है तो वो डायरेक्टली किसी के सिर को ना देखे, मतलब दो लोगों के बीच में पीछे वाला बैठा हो, सो दैट उसको आगे वाले का सिर ना दिखाई, क्योंकि उससे क्या होगा, पहली बात तो ऑब्वियसली व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा, दिखाई नहीं देगा, बट ऑल्सो जो डायरेक्ट साउंड है वो भी ब्लॉक हो जाएगी। देन सेकंड पॉइंट है बैक टू बैक डिस्टेंस। बैक टू बैक डिस्टेंस मतलब जो सीट का चेयर का बैक है और उसके पीछे वाली चेयर का जो बैक है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो हम एटलीस्ट 450 mm डिस्टेंस लेके चलते हैं। एंड इसको अगर हम ज़्यादा बढ़ाना है, वी वांट टू मेक इट कंफर्टेबल, जैसे कोई होम थिएटर है या ऐसा कुछ है, तो लाउंज है, तो वी कैन मेक इट इंक्रीज इट अप टू 1000 mm 1 meter, बट नॉट मोर देन दैट। सो हमारी सीट्स के बीच के डिस्टेंस, मीनिंग बैक ऑफ द सीट की जो डिस्टेंस है आपस में आगे पीछे वाले की, शुड बी 450 mm to 1000 mm. Then third point is balcony. Balcony जहाँ पे प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे हमें कुछ प्रोविजंस देखने होते हैं, जैसे कि जो लेंथ है ऑडिटोरियम की। I think this would be easier to understand with the ओके, हाउ अबाउट, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड आप लोगों की आवाज़ बहुत आनी बंद हो गई है, तो हाउ अबाउट वी कंटिन्यू दीज लास्ट पॉइंट्स, बैल्कनी एंड के बाद वाले पॉइंट्स इन द नेक्स्ट क्लास। यस मैम। देखो कितनी जोर से आवाज़ निकली। ओके, तो इसके बाद ये पॉइंट्स, हाँ नथिंग। तो we'll complete the seating arrangement वाले points, and उसके बाद ये पार्ट फिनिश हो जाएगा इंस्टॉलेशन इसका, कि हमें अपने सीटिंग अरेंजमेंट के लिए क्या क्या, मीनिंग ऑडिटोरियम के डिजाइन के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। एंड देन वील हैव वन मोर थिंग लेफ्ट कि ऑडिटोरियम में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं और उन्हें फिक्स कैसे करना है। तो जैसे आपने पूछा था शिवम कि अगर जैसे डबल आवाज सुनाई देगी तो क्या करेंगे, तो वो हम लोग उसमें देखेंगे अलॉन्ग विद और जो प्रॉब्लम आती है उन्हें देखेंगे, जैसे कोई जगह पे आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है, बहुत तेज आ रही है, वो सारी चीजें कैसे फिक्स की जाती है, वील सी दैट। यस मैम। एंड फिर यू विल हैव टू डिजाइन एन ऑडिटोरियम। Yes, ma'am. आप सबको एक एक ऑडिटोरियम डिजाइन करना है, ठीक है? तो अभी नहीं, पहले पूरा टॉपिक पढ़ लें देन। यस मैम। Yes, ma'am. फिर लेट्स सी आपका क्या, व्हाट इज लेफ्ट इन दिस। वी हैव कवर्ड साउंड का प्रोपगेशन कैसे होता है, साउंड मूवमेंट कैसे होता है, एंड किसी क्लोज स्पेस में कैसे बिहेव करती है साउंड। देन इफेक्ट्स जैसे एको, रिवर्ब, ये डिस्कस कर लिए हैं, एंड इन्हें कैसे करेक्ट करते हैं ये हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
एंड साउंड एब्जॉर्प्शन मटेरियल्स देख लिए हैं, एंड यूज ऑफ साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स इन इंटीरियर्स लाइक ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, वो हम लोग पढ़ रहे हैं. सो वंस वी कंप्लीट दिस एंड आप लोग असाइनमेंट करोगे, उसके बाद यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा. एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज यूनिट 1 खत्म होने के बाद आपकी क्विज होगी. सो उसमें यूनिट 1 में जो भी पढ़ाया गया है वो आएगा. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अभी से. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. आई डोंट वांट कि मैं कल टेस्ट है आज बताऊं. जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग सो दैट you can start asking your doubts, and next class में we will be done with all the theory. तो उसके बाद वाली क्लास में we'll have the test. Okay, ma'am. Ma'am, could Yes, you ma'am. share the PDF of thermal insulation? Thermal insulation, just study it from the video. Okay, I'll share it on the class. Okay? मैं PDFs Yes, की ma'am. share करूँगी. ओके मैम, क्योंकि मैम उससे स्क्रीनशॉट ले लो बट जूम करो तो वो क्लियर नहीं रहता है. Okay, no problem. I'll share it. Okay, thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू.